टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे थे हाइपोक्सिक सेल इंजरी के बारे में। तो हम लोगों ने बात की थी हाइपोक्सिक सेल इंजरी के काजेस के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी के बारे में। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें हाइपोक्सिक सेल इंजरी की, तो बेस्ड ऑन के टाइमिंग ऑफ इवेंट हाइपोक्सिक सेल इंजरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाता है अर्ली स्टेज, सेकेंड आ जाता है लेट स्टेज, और थर्ड फाइनल में आ जाता है सेल डेथ। तो हम इनकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं विद द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि हाइपोक्सिक सेल इंजरी होती है फर्स्ट इफेक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया को। हाउ इट इफेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली क्या होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया में, स्पेसिफिकली एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन जो होती है एक्ट करती है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पिरेशन, और एज अ रिजल्ट जो होती है पर ग्लूकोज मालिक्यूल 36 ATP जनरेट होते हैं। बट इन केस के अगर हाइपोक्सिया हो गया है या ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो इस वजह से हमारे पास जो होता है ऑक्सीजन एक्ट नहीं कर सकता एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उसमें कोई एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होती। जब एरोबिक रिस्पिरेशन रुक जाती है तो ATP प्रोडक्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से ATP डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब ATP डिप्लीशन स्टार्ट होती है, ये मेन बेसिकली इफेक्ट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इफेक्ट जब होता है हाइपोक्सिक सेल इंजरी का, तो उसकी वजह से ATP डिप्लीशन होती है, यानी कि मेन कॉन्सिक्वेंस है हाइपोक्सिक सेल इंजरी का, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया को इनिशियल स्टेजेस में इफेक्ट करता है। ठीक है जी। बेसिकली ATP डिप्लीशन कैसे इफेक्ट करती है हाइपोक्सिक सेल इंजरी को, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोई भी जब कंपनी होती है उसमें अगर जो है अगर डिफरेंट वर्कर्स को रखा जाए, तो हर वर्कर को पे किया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ करेंसी पे किया जाता है, ताकि वो वर्क करते रहें। ठीक है जी। सेम ये चीज़ अप्लाई होती है सेल में। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एज ए मैनेजर वर्क करता है, और जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं या डिफरेंट वर्क हो रहा होता है सेल में, उनको ATP के थ्रू एज ए रिवार्ड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो अपना वर्क कंटिन्यू करती हैं। लेकिन इन केस जब हमारे पास हाइपोक्सिक सेल इंजरी की वजह से ATP की डिप्लीशन हो जाती है, तो ये सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं एक एक करके काम छोड़ के जाने लग जाती हैं। जैसे कि नॉर्मली होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर पेमेंट नहीं मिल रही उनके जो काम कर रहे थे वहाँ पे उन लोगों को, तो एक एक करके छोड़ के जाने लग जाते हैं। इसी तरह से सेल में भी होता है, जब ATP उनको नहीं मिलते तो एक एक करके काम छोड़ने लग जाते हैं अपना। ठीक है जी। तो जब सबसे पहले जो काम छोड़ता है हाइपोक्सिक सेल इंजरी में, वो है जी सेल मेम्ब्रेन पम्प, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प। वो सबसे पहले जो है अपना काम छोड़ देता है इन केस ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी, क्योंकि उनको ATP नहीं मिल रहा होता और उसका सारा डिपेंडेंस होती है कि ATP मिलने पर। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो होता है सेल मेम्ब्रेन पम्प जो होता है अपना काम छोड़ देता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प। तो जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पम्प है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सेंसिटिव सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प, जब ये अपना काम छोड़ देता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो सेल में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसमें सबसे पहले ये होता है जी कि सोडियम की जो इंट्रासेलुलर सोडियम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली सेल में क्या होता है जी कि सोडियम, क्योंकि सेल जो होता है अंदर से नेगेटिवली चार्ज होता है, तो सोडियम जो होता है आउटसाइड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। ठीक है जी। इनसाइड सोडियम बहुत कम होता है। लेकिन जब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होते हैं वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपेज का काम ये होता है कि वो सोडियम को आउटसाइड भेजते हैं और पोटेशियम को इनसाइड द सेल लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम की कंसनट्रेशन होती है आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है और पोटेशियम की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है। बट इन केस के हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज फॉर्म जो होते हैं वो काम नहीं कर रहा है इन केस ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी, तो सोडियम की जो कंसनट्रेशन होती है इंट्रासेलुलरली वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि सोडियम जो होता है सेल के अंदर इंटर होना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। चूँकि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इस मेम्ब्रेन ने बरकरार रखा होता है, लेकिन जब वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो होती है सेल बरकरार नहीं रख पाता, तो सोडियम जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल के इनसाइड आने लग जाता है। ठीक है जी। जब सोडियम ज़्यादा आने लग जाता है सेल के अंदर, तो साथ ही साथ वो जो है, क्योंकि कंसनट्रेशन जो है इनसाइड द सेल वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर अट्रैक्ट होता है इंक्रीज कंसनट्रेशन की तरह। तो ना सिर्फ सोडियम की कंसनट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज़ होती है, बल्कि साथ ही साथ वाटर की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। चूँकि पोटेशियम की कंसनट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड,
तो पोटाशियम जो होता है अपने कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से चलता है और ये आउटसाइड जाने लग जाता है सेल से। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जब भी पोटाशियम एटीपेज पम्प की फेलियर होती है तो इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है इंट्रासेलुलर सोडियम और इंक्रीज़ हो जाता है इंट्रासेलुलर वाटर, जबकि डिक्रीज़ हो जाता है इंट्रासेलुलर पोटाशियम। जब ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी वजह से जो होता है स्वेलिंग ऑफ सेल स्टार्ट होने लग जाता है और साथ ही साथ ऑर्गेनेलीज भी स्वेल होने लग जाती हैं, क्योंकि जैसे ही सोडियम की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है तो वाटर भी इनसाइड आना ज़्यादा शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज हो जाती है बिकॉज ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेलुलर स्वेलिंग की। सेलुलर स्वेलिंग को हम लोग हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं और ये करेक्टराइज किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। और ये लार्ज वैक्यूल्स तो बेसिकली होते हैं वाटर के। ये वाटर जब इनसाइड द सेल आता है तो वो लार्ज वैक्यूल्स बना लेता है और जिसकी वजह से हाइड्रोपिक अपीयरेंस हो जाती है सेल की। इस वजह से हम लोग कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज ऑफ सेल इन हाइपोक्सिक इंजरी, बेसिकली ये होता है। उसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी स्वेल करने लग जाती हैं। जो स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो उसमें आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंज है जो कि विजिबल होता है या एविडेंट होता है इन रिवर्सिबल इंजरी, नॉट इरिवर्सिबल इंजरी, इन रिवर्सिबल इंजरी। तो रिवर्सिबल इंजरी का जो फर्स्ट अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंज है एविडेंट वो होता है रिवर्सिबल इंजरी का, वो होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। उसके अलावा जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं स्पेशली ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो उनकी डिसएग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब स्वेलिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की तो साइटोस्केलेटन या उसके ऊपर जो अटैचमेंट होती है राइबोसोम्स की वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है। जिसके अलावा जो केमिकल चेंजेस हो आती हैं मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से भी जो राइबोसोम्स की डी अटैचमेंट होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से राइबोसोम जो होते हैं वो डिसएग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम दी मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली स्वेल करती हैं इन केस ऑफ के हमारे पास हर स्वेलिंग ऑफ सेल और ऑर्गेनेली में हम लोग बात करें तो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली आ जाती है वो आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम रिवर्सिबल लो एम्पलीट्यूड स्वेलिंग टू हाई एम्पलीट्यूड स्वेलिंग। जब हाई एम्पलीट्यूड स्वेलिंग हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की तो वो इरिवर्सिबल स्टेज पे आ जाता है। तो लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, ये अर्ली स्टेज होती है, उसमें हमारे पास रिवर्सिबल जो लो एम्पलीट्यूड स्वेलिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है जी। और जब हाई एम्पलीट्यूड स्वेलिंग होती है वो करेक्टराइज होती है बाय मार्क्ड डायलेशन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जब हाई एम्पलीट्यूड स्वेलिंग होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि वो काम करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसकी वजह से फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पम्प हो जाता है। और अभी हम लोगों ने बात की कि सेल मेम्ब्रेन पम्प जब फेलियर होता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिससे फिर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है जब वो हाइपोक्सिया होता है सेल में तो होता है कि वो होती है डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोक्सिया वो है स्टिमुलेशन ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिविटी। तो मेनली जब हम बात करते हैं अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी की तो उसमें तीन मेन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पम्प, सेकंड होता है डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम और थर्ड होता है स्टिमुलेशन ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिविटी। ठीक है जी। ये तीनों इवेंट होते हैं बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस आप लोगों को ये याद रखना लाजमी है कि अर्ली स्टेज में ये तीन मेन इवेंट्स होते हैं अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी में। तो हम लोगों ने बात की है कि फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पम्प की, कि फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पम्प की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सेल में और उन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने कहा था कि सेल स्वेलिंग होती है और ऑर्गेनेली स्वेलिंग होती है। ठीक है जी। ऑर्गेनेली स्वेलिंग में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स बट इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग सिर्फ 10 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।